हेलो दोस्तों, कैसे हैं मेरे बच्चों। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं एक बार दोबारा से आपके लिए ज़बरदस्त सेशन लेकर आ गया हूं। तो जैसे मैंने बच्चों आपसे एक वादा किया था, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब के सब मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगा। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं फिजिक्स से जुड़े हुए या हर किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, हर टॉपिक पर मेरी वीडियो आने वाली है मेरे दोस्तों, पूर्ण रूप से। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको पूर्ण रूप से बता रहा हूं कि एक एक टॉपिक को हमें बहुत बारीकी से लेकर चलना है, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जा रही हैं मेरे बच्चों। तो उसी प्रकार से हम एक बार फिर दोबारा आपके साथ आ गए हैं एकदम जबरदस्त सेशन लेकर। तो बिल्कुल समय बिल्कुल देखिए मैं बर्बाद नहीं करता हूं, एकदम बिल्कुल चलते हैं शिक्षा की ओर व्हाइट बोर्ड पर। बेटा, सबसे पहले जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, देखिए मार्कर भी मैं अभी खोल रहा हूं आपके सामने ही, ठीक है। तो आज जब हम शुरू करेंगे बच्चों टॉपिक, तो आज के जो टॉपिक नहीं होंगे बल्कि आज हम एक पूरे नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और उस बुक को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और अपने दोस्तों के साथ भी भेजिएगा, ठीक है। जो बच्चे ऐसे हैं जो इनका हमारी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, उन बच्चों को भी आप वीडियो भेजिएगा। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे। देखिए आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि आज हम पहला बुक शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का, बुक नंबर फर्स्ट में हम जो पहला बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। देखिए क्लास 12th में का फिजिक्स के दो बुक हैं, एक बुक नंबर सेकंड है और एक बुक नंबर आपका फर्स्ट है। बुक फर्स्ट में आपकी 5 यूनिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बहुत ध्यानपूर्वक इसकी हर छोटे छोटे चीज को समझते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो भागों में, यहां पर जैसे कि इसे हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में बेटा इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है वैद्युत अर्थात बिजली अर्थात आवेश, वैद्युतिकी का मतलब होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। यानी इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का जो पूरा पढ़ेंगे वो स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर इस यूनिट के अंदर जो आपका आवेश चार्ज है, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, ये रेस्ट पोजीशन में होगा। अर्थात स्टैटिक्स का मतलब ही रेस्ट होता है। तो पूरा चीज हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट में है। यहां पर पहली यूनिट में आवेश रुका हुआ है, यानी रुके हुए आवेश के अध्ययन को रुके हुए आवेश के अध्ययन को
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो आपने समझा सबसे पहले यूनिट का मतलब क्या है, कि इस पूरी की पूरी यूनिट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो चैप्टर आते हैं। दो चैप्टर आते हैं बच्चों। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो चैप्टर आता है इसमें बेटे, वो चैप्टर आएगा इसमें, दूसरा चैप्टर आता है विभव, विभवांतर और इस दूसरे चैप्टर की जान संधारित्र, कैपेसिटर। बेटा इन दोनों चैप्टरों में ही आवेश जो रहेगा वो रुका हुआ होगा। रुका होगा बेटा, आवेश चलेगा नहीं बेटा इस चैप्टर में। आवेश पूरा का पूरा बेटा यहां पर रुका हुआ होगा। तो अब सबसे पहले आज हम जो अध्ययन करेंगे बच्चों, वो आवेश के बारे में ही करेंगे। चलिए आवेश के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज समझेंगे। देखिए क्या होता है चार्ज। देखिए किसी भी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म, मूलभूत गुणधर्म आवेश कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूलभूत का मतलब क्या होता है। देखिए फिक्स वैल्यू, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं मूलभूत, इसमें जैसे आप द्रव्यमान को ले लीजिए। द्रव्यमान, आप किसी से पूछते कि द्रव्यमान क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा इसमें आती है। पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होता है। अब क्या आप ऐसे कह पाएंगे कि क्या कोई पदार्थ ऐसा होता है जिसके अंदर द्रव्यमान नहीं होता? क्या इस पेन के, इस मार्कर के अंदर द्रव्यमान है? तो देखिए द्रव्यमान पदार्थ के अंदर होता है, ये इसका मूलभूत गुणधर्म है। इस मूलभूत गुणधर्म पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। ऐसे ही किसी वस्तु का जो गुणधर्म होता है वो मूलभूत गुणधर्म आवेश होता है। जैसे पदार्थ का मूल गुणधर्म द्रव्यमान होता है, ऐसे किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म आवेश होता है। दूसरी बात, अभी आवेश को हम बहुत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से जानेंगे। अभी इसका पहला भाग है इसका ये। उसके बाद आवेश जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए ये भी इसका गुण है, उत्पन्न या अनुभव। अनुभव करता है। उसके बाद मेरे बच्चों, आवेश को यहां पर दो भागों में बांटा गया है। एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश।
ऋणावेश। ठीक है, ऋणावेश निगेटिव को कहते हैं और धनावेश पॉजिटिव को कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है और ऐसा ही दूसरी वस्तु पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो दोनों जैसे को अर्थात इनकी जाति समान हो गई तो इन्हें बोलेंगे सम माने समान और जात माने जाति। तो समजातीय, समजातीय आवेश जिन पर एक जैसा आवेश हो। अर्थात आप मुझे यह बताइए ये कैसा आवेश है? ये भी समजातीय आवेश होगा क्योंकि इनकी भी जाति कैसी है? समजातीय। अगर मैं कहूं एक प्लस और एक निगेटिव तो आप मुझे बताइए ये इनकी जाति अलग अलग हो गई, अर्थात ये अलग अलग जाति के हो गए तो इनको बोलेंगे विषम जातीय। विषम जातीय। अगर ये इस तरह हो जाएं तब भी बात वही है, अब भी इनको विषम जातीय कहें। समजातीय यानी समान जाति वाले आवेश के अंदर प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण। और विषम जातियों के अंदर हमें आकर्षण देखने को मिलता है। आकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपेल करना। जैसे कि आपने देखा होगा ये हमारे पास एक चुंबक है, ये भी एक चुंबक है, इसके दो सिरे होते हैं, एक एन सिरा और एक एस सिरा। जब एन सिरा एस सिरे के पास जाता है तो ये दोनों चिपक जाते हैं, अर्थात ध्रुव अलग अलग थे। ठीक उसी प्रकार प्लस का आवेश और माइनस का आवेश जब एक साथ जाते हैं, आमने सामने होते हैं तो इनके अंदर आकर्षण होने लगता है। जब एक जैसे आवेश, इस पर भी प्लस आवेश और इस पर भी प्लस आवेश एक दूसरे के पास जाएंगे तो ये दूर भागते हैं, अर्थात दूर भागना अर्थात प्रतिकर्षण, पास आना अर्थात आकर्षण। तो ये आवेशों के गुण आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, और जैसे आपने देखा कि आवेशों की कैसे कैसे जाति होती है, कैसे किस प्रकार से होती है, तो ये पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, आवेश का अगला गुण, आवेश की अगली बात। अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये आएगी कि किस आवेश पर ये पॉजिटिव होगा और किस पर नेगेटिव होगा। तो आवेश की संकल्पना हम पढ़ेंगे, आवेश की संकल्पना। संकल्पना आवेश की अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, मेरे टॉपिक को पूर्ण रूप से डिटेल से पढ़कर चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आप इसको फील कर कर पढ़ेंगे तो आई होप आपको बहुत इजीली ये चीज लगेगी। मैं दोबारा आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहली यूनिट क्लास 12 की, और पहली यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, अर्थात रुके हुए आवेश के अध्ययन को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा दो चैप्टर होते हैं, एक वैद्युत आवेश और विभव, विभवांतर और संधारित्र। इन दोनों ही चैप्टरों में आवेश रुका हुआ होगा, आवेश फ्लो नहीं करेगा। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है, यह आपको बता दिया। ये वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अनुभव भी करता है और उत्पन्न भी करता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और धनात्मक दोनों समजातीय होते हैं क्योंकि समान आवेश है और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ये प्लस और ये माइनस, इनकी जातें बदल गई, अर्थात ये विषम जातीय हो गए, अर्थात विषम जातीय आवेशों के बीच में
आकर्षण होता है। उसके बाद हम समझेंगे आवेश की संकल्पना, अर्थात कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किस एलिमेंट पर, किस धातु पर, किस अधातु पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसकी एक मैं आपको जबरदस्त कहानी बताऊंगा। जैसे कि आपने सुना होगा सोडियम, बड़ा सोडियम का नंबर होता है 11 परमाणु क्रमांक, और Cl का नंबर होता है 17 बेटा। तो बेटा हम यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सोडियम के पास हो जाएगी 11 और प्रोटॉनों की संख्या भी हो जाएगी 11। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने पता नहीं कैसे लिख दी 11 11, कहां से आई। देखिए जैसे ये है बेटा, एक सूत्र आप याद रखें, E बराबर P बराबर Z या Z बराबर P बराबर E। ये बेटे बात एक ही है, ठीक है। Z बोलते हैं परमाणु क्रमांक को, यानी कि जितना Z होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही जितना P होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। बोले बात समझ में आई या नहीं आई? यहां पर आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2 8 1। ठीक उसी प्रकार से आप समझेंगे क्लोरीन के बारे में भी। क्लोरीन का नंबर होता है 17। आप लाइन पर रहिए ऐसी बेटा, इज गुड। वीडियो कंटिन्यूअसली चल रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 और प्रोटॉन भी हो जाएंगे बेटा 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7। अब देखिए आप ध्यान रखिएगा, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और हर तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी कि हर तत्व अपना अष्टक यानी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अब ध्यान कीजिए आप, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अपना बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है और यह भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। ये सब निठल्ले होना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जो अकरीय गैस होते हैं, अकरीय गैस में उनके सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उनका अष्टक पूर्ण रूप से भरा होता है, निठल्ली हो चुकी है, इसलिए उन्हें आइडल गैस अर्थात अक्रिय गैस भी हम कहते हैं, जो क्रिया ना कर सके। तो ये सब कौन नहीं चाहता कि आजकल उसको कुछ ना करना पड़े, खाली रहना चाहता है, खाली रहकर पैसा आ जाए। तो ठीक ऐसा ही काम अक्रिय गैसों का भी है, खाली है, किसी से कोई क्रिया नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हर तत्व उनसे जलते हैं और वे भी चाहते हैं कि हम भी निठल्ले हो जाएं, हम भी अक्रिय गैस की तरह हो जाएं। और अक्रिय गैस की तरह होने के लिए इन्हें अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने होंगे। देखिए सोडियम के पास बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर इसे अपना अष्टक पूरा करना है। तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन अर्थात इतनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए कि आप सोच नहीं पाओगे। क्या यह 7 इलेक्ट्रॉन खींचकर ला सकता है? अब आप ऐसे समझिए कि एक तरफ रस्सी पर लगे हुए हैं कितने आदमी, 1, और दूसरी तरफ लगे हैं कितने, 7 आदमी। रस्सी खींच गेम आपने सीखा होगा कहीं से, या देखा होगा कभी खिलता हुआ। और ये एक आदमी क्या इन 7 को खींच लेगा? असंभव है ना, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसने क्या काम किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना कहां दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन के इसके पास ये एक यहां से हटकर इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग। और इसने इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर कहां चला गया, इसके पास, इसमें एक ऐड हो गया, अर्थात इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 8 8। और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? कोई नहीं। तो आप दोनों में देखिए, दोनों में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 8। देखिए कोई अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन त्याग कर करता है, कोई अपना अष्टक पूरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके करता है। जो ग्रहण करता है उस पर निगेटिव का चार्ज आता है और जो त्यागता है उस पर पॉजिटिव का चार्ज आता है। अब इसे आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अब इस पर पॉजिटिव का चार्ज है तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10,
क्योंकि एक तो चला गया। और प्रोटॉन कितने बचे? प्रोटॉन में कोई अंतर नहीं रहा था, प्रोटॉन 11 ही थे। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन 18, और अब प्रोटॉन कितने रहे इसके पास? 17। अब आप मेरी बात समझिएगा कि देखिए इसमें क्या हुई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो जब कमी होती है तो पॉजिटिव आता है। अब इसमें जब बढ़ोतरी होती है, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई यहां से यहां, तो उस पर माइनस का चार्ज आता है। एक की हुई तो हम एक लिखेंगे, अगर 2 की होती तो हम 2 लिखते। तो इसी प्रकार से आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। इसी बात को आवेश की संकल्पना कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संकल्पना, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के ही आधार पर इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? आवेश की संकल्पना, माफी चाहूंगा, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो बच्चों वीडियो भी काफी अच्छी लंबी हो गई है, 23 मिनट की मैं देख पा रहा हूं इस टाइम वीडियो हो चुकी है। तो काफी लंबी वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय भी लगता है, तो आवेश की संकल्पना तक आपको मैंने यहां पर कंप्लीट समझा दिया है। आई होप आपका कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए मैं एक क्लू छोड़कर जा रहा हूं, तो यह इसका उत्तर आप खुद स्वयं ढूंढेंगे, और नहीं होगा तो मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं होती। आप नोट कीजिएगा, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती है? तो इसका उत्तर आप स्वयं ढूंढेंगे। तो बच्चों कैसा लगा, ये पहला वीडियो था मेरा इस चैप्टर का। ठीक है, आप मुझे बताइएगा पूर्ण रूप से, जैसा भी आपको फीडबैक लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद एंड जय भारत। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।